क्या इतिहास सिर्फ कहानियों का एक संग्रह है? क्या इतिहास सिर्फ राजाओं महाराजाओं की जीवनियाँ हैं या फिर इससे बढ़कर है? तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि हमारा वर्तमान जो है वो किसी न किसी प्रकार से इतिहास से ही कनेक्ट है। तो इतिहास का अध्ययन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, आज की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आज की जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, क्या ये आज की हैं या फिर इतिहास का इन पर प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी एसओएल थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ जो हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, और ख़ास तौर पर ये किताब जो कि दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें प्रदान करती है। इस किताब में हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगज़ेब तक की शासक नीतियों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि इतिहास सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इतिहास ये है कि वो किस प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। जिसमें हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ, औरंगजेब की दक्षिण नीति और अकबर की नीतियाँ। तो ये सभी चीज़ें हम इस किताब में पढ़ने वाले हैं, जहाँ आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तब तक हमारे सामने नाम आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने 1191 में यानी कि 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में जब आया आक्रमण करने, तो पृथ्वीराज चौहान ने इस आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया, और न सिर्फ सामना किया बल्कि मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से खदेड़कर वापस भेज दिया। मोहम्मद गौरी भागता हुआ वापस से अपने साम्राज्य की सीमाओं में समा जाता है। लेकिन अगले ही साल वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का सामना करता है, और इस बार पृथ्वीराज चौहान उसकी सैनिक रणनीतियों को समझने में असफल रहता है, परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहता, और ऐसे में मोहम्मद गौरी विजय पताका लहरा देता है दिल्ली सल्तनत पर। हालांकि मोहम्मद गौरी उसके बाद वापस चला जाता है और यहाँ अपने एक गुलाम को छोड़ देता है, और उसी गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम शब्द को सोचकर आप ये ना समझिएगा कि वो कोई दास होगा। ये जो गुलाम होते थे, ये जो दास होते थे उस ज़माने में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा संपन्न होते थे। इनके लालन पालन में इतनी सावधानी बरती जाती थी और बचपन से इतनी मेहनत की जाती थी कि सबसे पहली बात तो ये स्वामी भक्त हों, और इसके साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्रों को समझ सकें और सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकें। सबसे बड़ी बात, ये जो सैनिक होते थे, ये जो दास होते थे, ये जो गुलाम होते थे, ये बहुत तगड़े स्वामी भक्त होते थे, और इन्हीं दासों को मामलुक कहा जाता था। जब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तब तक हम बात करते हैं उसके वंश यानी गुलाम वंश की। तो जब हमसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का अपने आप को वारिस घोषित कर देता है। अब हम अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उसकी क्या सैनिक उपलब्धियां थीं और किस प्रकार से उसने भारत में शासन किया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। आपकी किताब में चीज़ें थोड़ी सी कम हैं, तो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, जब मोहम्मद गौरी की बात करें तो एक तुर्क गुलाम था, और तराइन के युद्ध में उसने मोहम्मद गौरी की बहुत ज़्यादा सहायता की थी। ऐसे में मोहम्मद गौरी ने अपने अधीनस्थ इलाकों का गवर्नर उसे बना दिया, और ऐसे में ऐबक ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया। अब 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई। तो गौरी की मृत्यु के बाद जो गजनी का नया राजा बना, उस गजनी के नए राजा का नाम था तैजुद्दीन याल्दूज। अब जब ये याल्दूज राजा बनता है तो वो सोचता है दिल्ली पर कब्जा मैं जमा लूँ, और ऐसे ही मुल्तान का जो शासक था नसरुद्दीन कुबाचा, वो भी ये चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पर कब्जा मैं जमा लूँ। यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना तो उसे दो तरफ से चुनौतियां मिली। पहली मिली किसकी? याल्दूज की, जो कि गजनी का नया राजा बना, और दूसरी चुनौती उसे मिली किसकी? कुबाचा की, जो कि मुल्तान का गवर्नर था, क्योंकि ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन इन दोनों को हराएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। ऐसे में जब कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा तो उसके साथ साथ वो आसपास के राजाओं को भी हराएगा, जैसे कि जयचंद को हराएगा, और उसके बाद अलीगढ़ और रणथंभौर को भी जीतेगा। बदायूं, कन्नौज, कालिंजर, महोबा और खजुराहो तक अपनी सीमाओं को बढ़ा देगा। इसी का एक सेनापति होगा मोहम्मद बख्तियार खलजी, जो कि बिहार और बंगाल को भी इस साम्राज्य में मिला देगा। आगे चलकर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मलिक की उपाधि दे देगा और तुर्क साम्राज्य का अपने आप को वायसराय घोषित कर देगा।
इसके साथ साथ थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो वो बहुत नेक दिल और दरिया दिल था, ऐसा इतिहास की किताबें कहती हैं। इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि उसने बहुत सारे लोगों की जानें बख्शी थी, लाखों रुपए उसने दानों में दे दिए थे, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन मिलता भी है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मस्जिद की स्थापना भी करी उसने, और उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिदों की, दिल्ली में है। इसके अलावा उसने एक और मस्जिद बनवाई थी अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके साथ साथ प्रसिद्ध सूफी संत था जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था। हालांकि वो इसका निर्माण पूरा नहीं करवा पाया और आगे चलकर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। यानी कि कुतुब मीनार जो आज इमारत है हमारी दिल्ली में, उसका निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ने। और उसे पूरा किसने करवाया था? लेकिन इल्तुतमिश ने। एक दिन क्या कर रहा था, ये पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। यानी कि इसका शासनकाल बहुत छोटा था, 1206 से लेकर 1210। अब कुतुबुद्दीन फाइनली मर गया। कुतुबुद्दीन के मरते ही ये हुआ कि शासन कौन संभालेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को लोग राजा बनाना चाहते थे और आराम शाह को राजा बनाया भी गया, लेकिन वो एक अयोग्य राजा था, एक कमज़ोर राजा था। ऐसे में तुर्क अमीर जो सरदार थे, उन सरदारों ने उसका विरोध किया और 8 महीने के शासनकाल के बाद आराम शाह को हटा दिया गया। अब आराम शाह तो अपनी गद्दी से हट गया, तो आराम शाह के हटते ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश राजा बनता है। तो इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश पहले बदायूं का गवर्नर था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था और बदायूं का जो गवर्नर के रूप में इसकी प्रसिद्धि थी, ऐसे में इसने क्या करा, आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और फिर शमशुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूती का आधार दिया। यानी कि जब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी, तब तक हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। लेकिन जब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत को मजबूत किसने बनाया, तब तक हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो देखिए, जब इल्तुतमिश राजा बना तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं। पहली बात तो इल्तुतमिश के सामने ये चुनौती थी कि जो आराम शाह था, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसकी चुनौती से निपटना था। दूसरा, जो तुर्क अमीर थे, बड़े बड़े जो सरदार थे, ये भी विद्रोह करने लगे थे। राजपूतों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बिहार और बंगाल जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए, जब भी कोई नया राजा बनता है ना, उसके सामने ये चुनौती आती है, क्योंकि जो पहले के जो छोटे छोटे राजा होते हैं, जिन्हें उनसे पहले का राजा जीत लेता है, वो नए राजा के बनने के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। वो सोचते हैं नया राजा तो अयोग्य होगा, कमज़ोर होगा, ऐसे में वो अपना नया राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इल्तुतमिश के सामने भी यही समस्या आई कि वो सभी राजा जिन्होंने कुतुबुद्दीन के सामने समर्पण कर दिया था, वो सभी राजा फिर से अपना सर उठाने लगे और वो सब दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने की सोचने लगे। इसके साथ साथ जो यालदौज था और जो कुबाचा था, जिसकी बात अभी मैंने करी थी, वो यालदौज और कुबाचा भी दिल्ली सल्तनत की ओर देखना चाहते थे। और उधर से चंगेज खान जो कि मंगोल का शासक था, इसका भी आक्रमण भारत पर होने वाला था। तो ऐसे में इल्तुतमिश की कितनी समस्याएं थी? इल्तुतमिश की पहली समस्या थी आराम शाह। दूसरी समस्या क्या थी? विद्रोही लोग, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े अमीर। तीसरी कुबाचा, चौथी यालदौज और पांचवें मंगोल। अब इन सब से कुतुबुद्दीन, और माफ़ कीजिएगा, इल्तुतमिश कैसे निपटेगा, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इल्तुतमिश को वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का काम शुरू करना पड़ा और ऐसे में उसे आंतरिक कठिनाइयाँ भी आईं और बाहरी कठिनाइयाँ भी आईं। बाहरी कहाँ से आई भाई? यालदौज, कुबाचा और मंगोल, ये तो बाहरी कठिनाइयाँ थे। और जो राजपूतों का विद्रोह था और जो अन्य तुर्क सरदारों का विद्रोह था, ये क्या था? आंतरिक। तो आंतरिक की, तो हम जब इल्तुतमिश की बात करते हैं तो एक बहुत सुलझा हुआ बंदा है और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ है। उसने सावधानी से समझौते की नीति अपनाई। जहाँ वो युद्ध से जीत सकता था वहाँ उसने युद्ध किया और जहाँ उसे समझौता करना था वहाँ उसने समझौता किया। तो ऐसे में जो तुर्क अमीर थे और जो राजपूत सरदार थे, इन सभी का उसने कड़ी तरीके से दमन किया। और जो शुरुआत में यालदौज से क्या करा, यालदौज से समझौता किया, लेकिन आगे चलकर 1215 और 1216 में जो लड़ाई हुई, इसमें इल्तुतमिश ने यालदौज को हरा दिया और कुबाचा को भी 1228 में उसने छुटकारा पा लिया। उधर मंगोल संकट कैसे आया दिल्ली पर?
तो ये भी सुन लीजिए। तो एक राजा था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी का लड़ाई हो रही थी किससे? मंगोल राजा चंगेज खान से। तो ये मकबरनी भागता भागता कहाँ गया? दिल्ली। मकबरनी भी हालांकि एक बड़ा राजा था और भारत की पश्चिमी सीमाओं पर यह शासन कर रहा था। ऐसे में अगर मकबरनी भारत में आ गया है तो उसका पीछा करते हुए चंगेज खान भी आ जाएगा। तो ऐसे में इल्तुतमिश के सामने बड़ी दुविधा हो गई कि भाई वो मकबरनी को मना कैसे करे, क्योंकि मकबरनी भी एक बड़ा राजा था और अगर वो मकबरनी को शरण देगा तो चंगेज खान भी आकर आक्रमण कर देगा। तो ऐसे में इल्तुतमिश ने क्या करा? उससे बहुत ही दयालुपन से प्रार्थना करी, बहुत ही नम्रतापन से उसे प्रार्थना करी इल्तुतमिश ने। किससे? मकबरनी से, कि भाई हम आपको शरण नहीं दे सकते। फाइनली मकबरनी निराश होकर 1224 में भारत छोड़कर चला जाता है और आगे चलकर 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने आंतरिक विद्रोह भी दबा दिए और मंगोलों के संकट से भी उसने सामना कर लिया, उसको भी एक तरीके से अपने यहाँ से हटा दिया। मंगोलों का संकट भी अब दूर हो चुका था। अब उसके सामने ये था कि वो बंगाल को कैसे जीते, बिहार को कैसे जीते, क्योंकि बंगाल में जो पहले राजा था अलीम मर्दान, उसकी हत्या के बाद एक नया राजा बना हिमासुद्दीन इवज। इसने तुरंत ही राजा बनते ही क्या करा? दिल्ली से अपने आप को अलग कर दिया और इसने सोचा कि दिल्ली से बंगाल बहुत दूर है, ऐसे में वहाँ का राजा हमारे ऊपर क्या आक्रमण करेगा, इसलिए मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता हूँ। लेकिन बंगाल को दोबारा जीतने के लिए इल्तुतमिश ने 3 सैनिक अभियान भेजे, जहाँ 1225 में उसने खुद इल्तुतमिश ने वहाँ पर चढ़ाई करी और फिर बिहार को भी जीत लिया और बंगाल को भी जीत लिया। ऐसे में इव्ज ने समझौता कर लिया और ये कहा मैं आपके अधीन हूँ। लेकिन आगे चलकर इव्ज ने फिर से विद्रोह किया तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को भेजा और नसीरुद्दीन महमूद ने क्या करा? बंगाल के राजा इव्ज को मार डाला और फिर उस पर अपना अधिकार कर दिया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने बंगाल के विद्रोह को जीता और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने राजपूत क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रणथंभौर को जीता, फिर नागौर को जीता, फिर ग्वालियर को जीता। भीलसा और उज्जैन का विध्वंस कर दिया और गंगा के प्रदेश में जितने भी विद्रोह थे उन सबको शांत कर दिया। अवध और दोआब में तुर्की शासन को फैला दिया। तो ये इल्तुतमिश की एक महान उपलब्धि है कि उसने गौरी और गजनीवी वंश से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर दिया। जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में गौरी वंश से संबंध था किसका? दिल्ली सल्तनत का, वहीं इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली स्वतंत्र हो गई और इल्तुतमिश ने इस पर क्या करा? बहुत अच्छे से शासन किया। जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो उसने साम्राज्य को छोटी छोटी जमींदारी भागों में बांट दिया जिन्हें इक्ता कहा गया और वहाँ पर एक बंदे को रख दिया जो कि इक्तादार था। जिस प्रकार से ज़मींदार होते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत ज़मीनें बांट दी गई, तो इस प्रणाली को इक्ता प्रणाली कहते हैं, जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ाई भी जाएगी। तो इस प्रणाली में पूरे के पूरे ज़मीन को कई भागों में बांट दिया गया और हर भाग पर एक बंदे को तैनात कर दिया गया जो कि तुर्क सरदार थे। इनका काम था उस क्षेत्र में शांति स्थापित करना, राजस्व वसूल करना, अपने वेतन, अपने सरकारी खर्च को वहीं से टैक्स के रूप में वसूल कर अपने आप को बांट लेना। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक बंदा होगा, उसे एक क्षेत्र सौंप दिया जाएगा, वो उस क्षेत्र से राजस्व की वसूली करेगा और उसी राजस्व में से अपना खर्चा चलाएगा और अपने सैनिकों का भी खर्चा चलाएगा। ये एकता प्रणाली होती है, आगे चैप्टर में बताई भी जाएगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रही इल्तुतमिश के शासनकाल की कि उसने एक संगठन बनाया और इस संगठन को चहलगामी के नाम से जाना जाता है या फिर तुर्कन ए चहलगनी के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि इसमें 40 शक्तिशाली सैनिक थे जिसे हम 40 का गठन या फिर तुर्कन ए चहलगनी कहा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसमें 40 लोग थे या नहीं थे, इसके बारे में कोई राय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि हाँ पक्का 40 ही थे। तो चहलगानी की बात की जाए तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था 40 तगड़े तगड़े सरदारों का ग्रुप जो कि बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त थे, सारे योग्य थे और इन्हीं के आधार पर वो अपना शासन चलाता था। इल्तुतमिश के शासन की अगली बड़ी बात थी कि लाहौर का पतन हुआ और दिल्ली का उदय हुआ। दिल्ली धीरे धीरे शिक्षा संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गई और यहाँ पर बड़े बड़े इतिहासकार जैसे नूरुद्दीन मोहम्मद उफ़ी, मिन्हास उल सिराज और हसन निजामी जैसे जो बड़े इतिहासकार थे, ये इसके दरबार में हुए। बहुत से संत, कलाकार और विद्वान भी दिल्ली में आए और इसके साथ साथ देखा जाए तो जिस प्रकार से बगदाद है पश्चिमी एशिया में, उसी प्रकार से दिल्ली विद्वानों की राजधानी बन गई। मुस्लिम शिक्षा केंद्र थे वो जो शुरुआत में बर्बाद हो गए थे, उन्हें दोबारा से क्या किया गया? प्रशिक्षित किया गया, दोबारा से उनका पुनर्निर्माण किया गया और दिल्ली की जिसने शोभा बढ़ाई। तो ये इल्तुतमिश के शासन का क्या है, छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर दिया गया है इंट्रो। इसके बाद चैप्टर में बलबन की बात की जाएगी जो कि हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो भाई इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने क्या करा? लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी बनाई।
उसने क्या करा, गजनी वंश से अपना नाता तोड़ा। इसके साथ साथ उसने याल्दूस को हराया, कुबाचा को हराया, मंगोली सेना से बचा, वो चंगेज खान से बचा। इसके साथ साथ जलालुद्दीन मकबरनी को उसने मना करा। और क्या क्या करा उसने, बड़े अपने विद्रोह दबाए, राजपूतों के विद्रोह दबाए, रणथंभौर को जीता, बिहार को जीता, बंगाल को जीता। इसके साथ साथ उसने इक्ता प्रणाली दोबारा से शुरू करी और चहलगनी नाम का एक नया संगठन बनाया। ये इल्तुतमिश की क्या थी उपलब्धियाँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आगे चलकर उसने चांदी के अरबी सिक्के भी जारी किए थे। ऐसा करने वाला वो पहला शासक बना जो कि तांबे के जीतल पर आधारित थे। मकबरों का निर्माण किया उसने। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी उसी ने पूरा करवाया। इसके अलावा मिन्हास और सिराज जैसे जो इतिहासकार थे वो इसके शासनकाल में रहे। हालांकि उसने अपने किसी पुत्र को सिंहासन के काबिल नहीं समझा, इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये एक ब्रीफ समरी थी किसकी, इल्तुतमिश की। आगे चैप्टर में हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो में होगा। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।